एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले छात्र देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपका काव्यखंड और गद्यखंड है ना, पिछले 2 वीडियो आपके काव्यखंड और गद्यखंड के रहे, जिसमें हम सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आपके कवि परिचय हो गए, लेखक परिचय हो गए, व्याख्याएं हो गई, सारा कुछ कवर हो चुका है। आज की इस वीडियो में आपको व्याकरण से यानी कि काव्यबोध और भाषाबोध के जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं ना, आपके 2-2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन से आते हैं। जैसे रस, छंद, अलंकार हो गया, वाच्य हो गई, क्रिया हो गई, क्रिया विशेषण हो गए, है ना, ये सारा कुछ आपके इसी में आना है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, क्रिया विशेषण सारा कुछ मैंने डिवाइड करके रखा है। बिल्कुल आपका जिस तरीके से पूछा जाता है, जिससे जिस नंबर का आना है भैया, उसी तरीके से मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, है ना। देख सकते हैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया गया है, छंद के कितने भेद होते हैं, है ना। ये आपके देखिए ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दे दिया है जो आपकी 1 नंबर कवर कर देता है। देखिए छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, मात्रक छंद और वर्णिक छंद। बिल्कुल से याद रखना, 2 भेद होते हैं छंद के, मात्रक और वर्णिक, है ना। इसमें होती है मात्राओं की गणना, इसमें होती है वर्णों की गणना। नेक्स्ट है आपका चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए। देखिए भैया चौपाई छंद में मात्राएं याद रखना कि 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। बिल्कुल से याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड में आता है ना। चौपाई छंद में खालिस्ता मात्रा होती है, 16 मात्राएं होती हैं, याद रखना। चौपाई छंद के लिए आप रामायण की कोई भी चौपाई लिख सकते हैं जो आपको आती हो, है ना। सिया राम मैं सब जग जानी है, रामायण की सिद्ध चौपाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल से याद करके रखना चाहिए, है ना। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, है ना, बिल्कुल से याद रखिए इसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, आख्यानक विधाएं किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखे। देखिए आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है, ये मत कहना कि नया क्वेश्चन है कुछ भी रख देते हो, नहीं भैया, आपके सिलेबस में है, पूरा का पूरा छानबीन करके ही हम लाते हैं क्वेश्चन। ऐसे कोई आपको ऐसे थर्ड पार्टी क्वेश्चन नहीं लाते, नहीं, आपके बिल्कुल सिलेबस के बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आने क्वेश्चन है ना। देखिए उदाहरण से आपको यहाँ पे आख्यानिक विधाएं समझानी है। आख्यानिक विधाएं वे हैं जिनमें किसी घटना या कथा का वर्णन किया जाता है, जैसे कथा हो गई, उपन्यास आदि हो गई, है ना। तो इसी तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना। नेक्स्ट है आपका भाई छंद की परिभाषा लिखिए, है ना। देखिए छंद के भेद तो हमने देख लिया ऊपर। अब छंद की परिभाषा, छंद वह काव्य रचना है जिसमें विशेष मात्रा, वर्ण और लय का प्रयोग किया जाता है ना। तो बिल्कुल से इसे याद कर लेना भाई, छंद की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, खालिस्तान में भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका दोहा छंद का उदाहरण लिखिए। देखिए दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बताना है, ये मुझे तो बताना ही नहीं है, मैंने चौपाई का बता दिया, आपको छंद दोहा का बताना है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे, है ना। और संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, जैसे गहन नर मायना तैसे संत सुजान। बिल्कुल से दोहा छंद का उदाहरण रहेगा, है ना। देखिए छंद दोहा के लिए आप किसी भी, है ना, किसी भी उदाहरण को लिख सकते हैं जो कि दोहा हो, रामायण का चल सकता है, रामचरितमानस का चल सकता है, और हनुमान चालीसा जी का कोई भी दोहा आप लिख सकते हैं, है ना, तो बिल्कुल चलेगा आपका। नेक्स्ट है आपका दोहा छंद की परिभाषा लिखिए, है ना। तो 11-13 मात्राएं होती हैं, यानी कि 13-11 की 30 मात्राएं होती हैं। कितनी टोटल मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। अभी मैंने आपसे पूछा, यही उसका उत्तर है ना। दोहा एक मात्रक छंद है, इसमें याद रखना मात्राओं की गणना की जाती है ना, तो ये बिल्कुल से कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट भाई आपका संधि एवं समास से क्वेश्चन आता है, तो ये आपका इससे एक ना एक क्वेश्चन आना है, ये 2 नंबर में एक क्वेश्चन बनेगा कि संधि किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। या फिर संधि खालिस्तान प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है भैया, बिल्कुल से याद रखना, ये रहे आपके तीनों प्रकार। ये आपका 1 नंबर में बनने ही वाला है, 100% है कि क्वेश्चन आना है। संधि खालिस्तान प्रकार की होती है, संधि निम्न में से प्रकार की होती है, 1 2 3 4, तो कौन सी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बिल्कुल याद कर लो, दिमाग में बिठा लो चीजें, है ना, तो बिल्कुल आने वाला है। देखिए जब 2 ध्वनियां आपस में मिलती हैं ना, ये संधि की ये दूसरी परिभाषा दी गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रचलित यही है ना। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इस तरीके से लिख दीजिएगा, है ना। मिल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, इस तरीके से लिख दीजिए। जैसे 2 वर्ण मिले, विद्या प्लस शाला मिला, विद्यालय बन गया, रमा प्लस शीश मिला, रमेश बन गया, है ना। तो इस तरीके से संधि के 3 प्रकार होते हैं, ये संधि की परिभाषा रही और ये संधि के उदाहरण रही, तो बिल्कुल से इन्हें याद कर लो, पेपर में आने वाला है ना। इसके बाद आ जाती है आपकी क्रिया, है ना। क्रिया से आपके क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने क्रिया दिया है ना। देखिए क्रिया वह शब्द होते हैं जो किसी कार्यावस्था का बोध कराते हैं, यह किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए काम की स्थिति को व्यक्त करता है। क्रिया का मतलब क्या होता है, कोई काम भी काम कर रहे हैं भाई, क्रिया है ना। क्रिया मतलब दौड़ना, खाना, सोना, पढ़ना आदि, है ना। तो साधारण क्रिया, सहायक क्रिया, मूल क्रिया, ये 3 मुख्य क्रिया के पार्ट होते हैं, भेद होते हैं, इनको याद रखना, क्योंकि क्रिया के भेद लिखने बोर्ड में भैया पूछे गए हैं, आपके अर्धवार्षिक में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिया के 3 भाग होते हैं मेनली, है ना, ये यहाँ पे आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट भैया वाच्य आता है आपके में, तो वाच्य से कैसे क्वेश्चन आया आपके में, तो वाच्य की परिभाषा लिखते हुए उसके भेद पूछे गए थे। मैंने पिछले साल के पेपर आपके देखे हैं, अभी आपके पिछले पेपर देखे हैं, पिछले साल का पेपर देखा है, अर्धवार्षिक का, त्रैमासिक का, पूरा एनालिसिस करके क्वेश्चन लाते हैं, ऐसे नहीं क्वेश्चन देते, है ना। तो वाच्य से क्वेश्चन आया है, उसके भेद पूछे गए थे मेनली, है ना। तो भेद बिल्कुल से याद रखना, वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, है ना। बिल्कुल याद रख लो इसे, है ना। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, आपने पढ़े होंगे, है ना, इंग्लिश में ही। वाच्य वह रूप है जिसमें क्रिया द्वारा नए कार्य के कर्ता, कर्म और अन्य तत्व संबंधी तत्वों का संकेत होता है ना।
देखिए वाच्य के प्रकार के आधार पर बदलता है, जैसे कृतवाच्य है ना, ये सारे वाच्यों के प्रकार दिए गए हैं, है ना। बिल्कुल से इसे याद करो यार, क्योंकि आपके 2 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में और आपके अर्धवार्षिक में कंप्लीट करवा रहा है ना। और यार अभी तक यदि आपने शेयर नहीं किया है ना वीडियो को, शेयर कर दिया करो प्लीज़ यार, शेयर कर दोगे ना दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और प्लीज़ इतना तो आप लोग कर सकते हो ना, क्योंकि इसे बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है यार, है ना, क्योंकि बच्चे देखेंगे नहीं तो फिर किस काम का, है ना, किसी की हेल्प ही नहीं हो पाएगी। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के मुख्य भेद लिखिए, ये आपके सामने आंसर रहेगा क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण वह शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण, जो क्रिया और क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यह क्रिया के तरीके, स्थान, समय, अवस्था के को स्पष्ट करते हैं एक तरीके से, है ना। तो देखिए क्रिया के भेद, वह तेजी से दौड़ा, है ना, ये क्रिया के उदाहरण हो जाएगा। क्रिया के मुख्य भेद यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, और भी कई भेद होते हैं क्रिया के। मुख्य भेद मैंने लिख दिए, कितना या कितनी, है ना, क्वांटिटी के हम जब देखते हैं तो ये क्रिया विशेषण के अकॉर्डिंग आता है ना, वह कहाँ, है ना, कहाँ, कब, कितना, इस तरीके से। नेक्स्ट भैया हमारा काव्य की परिभाषा भेद, इससे आपका 2 अंक के क्वेश्चन बनना ही बनना है, चाहे आपका महाकाव्य आ जाए, है ना, चाहे खंड काव्य आ जाए। यहाँ पर आपका दृश्य और श्रव्य काव्य भी आ सकता है, यानी अंतर भी आता है 2 नंबर में, तो बिल्कुल से करके रखना है ना। और वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो भाई, लाइक क्यों नहीं किया अभी तक, कंजूसी मत करो, लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर सकते हैं, है ना। देखिए आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है, तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये इतनी ज़्यादा बार ऑब्जेक्टिव में बना हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर में बना हुआ क्वेश्चन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव कवर करता है। रसात्मकम वाक्यम खालिस्तान, क्या भरेंगे, काव्यम, बिल्कुल से याद रखो इसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। काव्य के 2 भेद होते हैं मुख्यतः, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य, इसमें आप देख ही पा रहे हैं, दृश्य का अर्थ क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं, देख तो सकते हैं, साथ ही हम सुन भी सकते हैं, है ना। श्रव्य काव्य, अब भाई इसमें तो श्रव्य है केवल, अब दिखेगा कहाँ से, है ना। तो श्रव्य काव्य क्या होता है, जिसे हम सुन सकते हैं, श्रव्य का अर्थ क्या होता है, सुनना, है ना। देखिए जिसे हम केवल सुन करके आस्वादन कर सकते हैं उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। जिसे हम आंखों से देखते हैं, है ना, देखना मतलब दृश्य, और कानों से सुनते हैं उसे दृश्य काव्य, है ना। तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट कर लेना, ये अंतर हो जाता है दोनों में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। ये भैया आपके पोर्शन में यही है, तो इनको कंप्लीट करके ही चलना है। देखिए प्रबंध काव्य छंद, प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए हुए होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे मुक्त होते हैं। देखिए मुक्त क्यों होते हैं, उसका नाम ही है क्या, मुक्तक काव्य। मुक्तक वो मुक्त है बिल्कुल, उसे किसी से मतलब ही नहीं है ना, वो स्वतंत्र है एक तरीके से, है ना। तो ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में बना है कि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल से याद कर लेना ही, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, प्रबंध काव्य में किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है, जबकि मुक्तक में किसी अनुभूति, कल्पना या भाव का चित्रण होता है ना। नेक्स्ट है भाई, मतलब जो हम कल्पना करते हैं, कुछ सोचते हैं, वही लिखते हैं, ना, ऐसा क्या कहाँ होता है, मुक्तक काव्य में। महाकाव्य में खंड काव्य में अंतर, भाई लिखा मान लो 2 नंबर में बिल्कुल बोर्ड में मिलने वाला है, और अभी आपके अर्धवार्षिक में आने वाला है ना। लिखा रख लो कि आएगा ही आएगा, है ना। देखिए महाकाव्य की कथा वस्तु क्या होती है, विस्तृत होती है, जबकि खंड काव्य की कथा वस्तु क्या होती है, सीमित रहती है। महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं, खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित रहती है। महाकाव्य में सभी रसों का समावेश होता है, खंड काव्य में नहीं होता है, मतलब महाकाव्य बड़ा होता है भाई, तो बहुत रस तो होंगे ये अलग अलग, है ना। अनेक पात्र होते हैं, इसमें कम पात्र होते हैं। महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहा है आपका, ये नीचे सबसे, है ना, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लो इसे, है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि महाकाव्य में खालिस्तान सर्ग होते हैं, महाकाव्य में सर्ग होते हैं कितने, 8 होते हैं, और देखिए खंड काव्य में सर्गों की संख्या कम होती है, इसमें कम से कम 8 सर्ग तो होंगे ही होंगे, है ना। बिल्कुल से याद रखना, महाकाव्य में कितने, 8 सर्ग होते हैं, याद रख लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा आ जाता है 3 महाकाव्यकारों की। आपने ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखा होगा ना, वहाँ जाकर के दिमाग खराब होता है यार, पढ़ लिया होता है ना। 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने 3 इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग 4 याद कर लें, आप 2 अच्छे से लिख करके आए ताकि गलती ना हो, है ना। देखिए क्वेश्चन आता है किन्हीं 2 महाकाव्यकारों के नाम उनकी रचना सहित लिखिए, है ना। तो रामचरितमानस किसकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास की, जो कि एक महाकाव्य है। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जासी की, जो कि एक महाकाव्य है। साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। ये हुए सारे महाकाव्य और ये उनके रचयिता, बिल्कुल से इसे याद कर लो, 2 नंबर में बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, अभी अर्धवार्षिक में तो आना ही है। नेक्स्ट है आपका 2 खंड काव्यों के नाम रचनाकारों से लिखिए, है ना। तो ये खंड काव्यों के नाम दिए गए हैं, ग्रंथी हो गई, पंचवटी हो गई, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त। एक और खंड काव्य मैं आपको बता दूं, सुदामा चरित्र, है ना, सुदामा चरित्र, जो कि नरोत्तम दास ने लिखा है, बिल्कुल से याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका रस के अंगों के नाम लिखिए, तो स्थायी भाव, विवाह, अनुवाद, संचारी भाव। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं रस के, तो बिल्कुल से इसे याद कर लो। रस के अंगों की संख्या आपको पता होनी चाहिए 4, है ना, बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका छंद के कितने भेद होते हैं, छंद के मुख्य 2 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ से भैया आपके अलंकार, अब भैया अलंकार आपके में कौन कौन से हैं, अतिशयोक्ति है, मानवीकरण है, पुनरुक्ति, प्रकाश है, केवल यही हमें पढ़ना है, बाकी हमें नहीं पढ़ना है, हमें यह में अनुप्रास नहीं पढ़ने हैं। जो आपके में है मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि वही आएंगे आपके।
देखिए, सबसे पहले तो आपको अलंकार की परिभाषा होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन से आएगा ही आएगा, क्योंकि आता है क्वेश्चन, है ना। बेतत्व जो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, है ना। अलंकार का अर्थ क्या होता है, गहना या आभूषण। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका 1 नंबर कवर करवा देता है ना। अलंकार के भेद आपको पता होना चाहिए, आपके पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिए। नेक्स्ट भाई आपका क्वेश्चन बोर्ड में तो इस प्रकार से आना है कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो 2 नंबर आपको ये बिल्कुल आपकी मार्कशीट में पटक के देगा, है ना। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, अतिशयोक्ति में क्या होता है, मतलब औकात से ज़्यादा बातें करना, सीधी बात मैं कह रहा हूँ। मतलब जितना आदमी है नहीं उतनी ज़्यादा फेंक रहा है। देखिए, काव्य में जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की स्वाभाविकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर, खूब बढ़ा चढ़ा करके, है ना। अभी भी मैं ट्रेन बाहर द्वारे में टिका करके आया हूँ, है ना। ट्रेन की चाबी कहाँ गई मम्मी, है ना, ऐसी बातें। तो ये सारा क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो 2 मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, है ना। मतलब मेघ तो इतने बरस रहे हैं, मैं प्यासी की प्यासी, मतलब क्या अर्थ हुआ उन मेघों के बरसने का, है ना। मतलब इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। और एक इसका उदाहरण लिख सकते हैं, और वो राणा का घोड़ा वाला एक चैप्टर है ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, वो वाला भी कर लेना, है ना। आपका 2 नंबर कंप्लीट करवा रहा है बोर्ड में ये भैया, बिल्कुल से करके रखो। नेक्स्ट है आपका अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, है ना। काव्य में जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो, वहां पर क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार, है ना। तो बिल्कुल ये याद रखना, ये आपके 2 नंबर कंप्लीट बोर्ड में करवा रहा है। देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मानवीकरण अलंकार से, है ना। देखिए, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि बोर्ड परीक्षा तक आपके साथ मुझे चलना है और आपकी तैयारी मुझे अच्छी करवानी है ना। तो कोई पैसा नहीं लगने वाला है, आप बस जुड़े रहिए हमसे, है ना। आपकी तैयारी मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से देखिए, तो मानवीकरण होता क्या, देखिए उसमें आप देख सकते हैं मानव का करण उसमें किया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ है जो, है ना, कोई मतलब सीधी बात है कि प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं ना, उनको मानव से जोड़ा जाता है, मानव की सजीवों से जोड़ा जाता है, मानव की चीज़ों से जोड़ा जाता है, मानव की भावनाओं से जोड़ा जाता है, मानव की कल्पनाओं से जोड़ा जाता है। मतलब आपको सोच रहे हैं ना, तो आप जब फूल को देख रहे हैं और फूल को देखते देखते आप हंस देते हैं, है ना। फूल हंसे कलियाँ मुस्काएं, देखिए मानव की हंसी को यहाँ पे फूल से जोड़ दिया गया है ना। कलियाँ मुस्काई, तो ये मुस्कुराहट किस में आती है, मानव में आती है। तो ये कलियों में तो मुस्कुराहट आती ही नहीं है ना। ये किस में आती है मुस्कुराहट, इंसानों में आती है। तो इंसान से जब किसी चीज़ को जोड़ा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है ना। मानव की किसी चीज़ को, मानव की किसी कल्पना को, मानव की किसी भावना को, मानव की किसी क्रिया को अगर हम प्रकृति से जोड़ते हैं तो वहाँ पे हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। बिल्कुल इसे याद रख लो, दिमाग में इतनी बात बैठा लो, आपके 2 नंबर बोर्ड परीक्षा में कोई नहीं खा रहा है। देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। चांद मुस्कुराया रात ने उसे चूम लिया, ये आपका उदाहरण रहेगा इन दोनों का, है ना। नेक्स्ट है आपका, जो कि आपके में है पोर्शन में, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। भैया आपके सामने आंसर रहेगा, जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। लखन बैठी जाके सभी गही गही गर्व गुरूर, है ना, ये आपके सामने आंसर रहेगा भैया। इसके बाद आपके आ जाते हैं रस। देखिए भैया, रस आपका आना ही आना है, रस आपका आना ही। देखिए बोर्ड परीक्षा में मैंने एक चीज़ एनालिसिस की है, चाहे 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, मैंने चारों कक्षाओं के पेपर देखे हैं जब पूरे उठा करके मैंने देखा है। अगर बोर्ड रस देगा ना तो वो छंद, रस, छंद, अलंकार तीनों कभी साथ बोर्ड में आते ही नहीं, परिभाषा के साथ पूछे जाएंगे, है ना। या तो रस आएगा तो छंद आएगा, है ना। रस और छंद दोनों साथ आ गए तो अलंकार नहीं आएगा। और जब रस को काट दिया उन्होंने, छंद और अलंकार दे देंगे। और अलंकार मतलब इन तीनों में से एक चीज़ काटेंगे ही काटेंगे वो 2 नंबर में, है ना, क्योंकि आपके भैया ये 2 नंबर के आने हैं, 2 चीज़ें देंगे वो आपको, है ना। तो बिल्कुल से रस छंद आएगा या फिर अलंकार छोड़ देंगे, अलंकार छंद आएगा तो रस छोड़ देंगे, और रस अलंकार आएगा तो छंद छोड़ देंगे, है ना। बिल्कुल से इस चीज़ को बैठा करके रख लो, पेपर देख लेना उठा कर, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, है ना। देखिए, रस की परिभाषा आती है, किस प्रकार से रस की परिभाषा पूछी जाएगी, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में पाठक श्रोता या आनंद को, पाठक श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, है ना। मतलब जो मजा आता है किसी काव्य को देखने सुनने में, हाँ, वो क्या है, रस है। रस के 4 अंग होते हैं, याद रखना, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, स्थायी भाव, व्यवहार, हुआ, संचारी भाव, है ना। प्रत्येक रस का एक होता है कौन, स्थायी भाव, है ना, क्योंकि 10 रस है तो 10 स्थायी भाव होंगे, है ना। संचारी भाव के बारे में पढ़ लीजिए। संचारी भाव क्या है, पानी में उठने वाले बुलबुलों की तरह, है ना। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव में खाली स्थान में बन सकता है। इनकी संख्या भैया बहुत बार पूछी गई है। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33, ये रखा, याद कर लो, इसे बहुत बार आया है। विवाह हो गया, अनुभव हो गया, इनको पढ़ लेना, है ना। ये क्या है, भेद है रस के। अब है रस के प्रकार भैया, तो रस के मुख्य 10 प्रकार हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, और प्रत्येक का एक स्थायी भाव होता है। श्रृंगार का हो गया आपका, श्रृंगार का रति, बिल्कुल सबकी याद होना चाहिए। करुण का शोक, हास्य का हास, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भय का भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा,
और शांत का निर्वेद, वात्सल का वत्सल। और यदि आपको ये स्थायी भाव याद है ना, तो परिभाषा किसी भी रस की पूछ ली जाए बोर्ड में, किसी भी की, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी की, है ना, तो आप लिख करके आओगे, बिल्कुल उत्तर में आपको नंबर मिलेगा, 2 नंबर ऐसे पटक लोगे अपनी मार्कशीट में, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है श्रृंगार रस की परिभाषा। आपको ये चीज बस याद रखनी है, जो नोट मैंने दिया है ना, ये चीज याद रखनी है। सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का, देखिए हम श्रृंगार की लिख रहे हैं, है ना, तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति, तो हमने ये लिख दिया। नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहां पर श्रृंगार रस का रूप ग्रहण कर लेता है, तो वो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होगी थी एक तरीके से, है ना। अब देखिए, अब लिखनी है भैया हमें करुण रस की परिभाषा। तो करुण का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, शोक होता है करुण का, है ना। तो देखिए, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे करुण, है करुण, सहृदय के हृदय में करुण का शोक, तो यहाँ पे रति की जगह क्या लगना है, शोक लगना है, शोक नामक स्थायी भाव का, बस इतना चेंज करना है आपको, यहाँ पे स्थायी भाव चेंज करना है, और यहाँ पे रस तो आप चेंज करेंगे भाई, जो लिख रहे हैं उसी का ना लिखेंगे, है ना। ये रहेगा श्रृंगार रस का उदाहरण। राम को रूप निहारती जाने की कंकन के नग की परिछाई आते, सबे सुधी भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं, है ना। आपको अन्य उदाहरण आता है तो बिल्कुल लिख लेना, है ना। और ये भी याद रखना, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग, है ना, ये याद रखना, बस आएगा तो नहीं, लेकिन हाँ याद करना चाहिए, है ना। करुण रस होता है आपका, इसका उदाहरण आपके सामने रहेगा। परिभाषा उसी तरीके से बना लेना, सबकी जैसी मैंने बता दी है ना। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुबर बिरहु, राहु गए उसुरधाम, बिल्कुल से याद करो करुण रस की परिभाषा। नेक्स्ट भैया आपका रहेगा हास्य रस हो गया। देखिए, कहा बंदरिया ने बंद राशि चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पर होने दो हुड़दंगा, इसको भी याद कर सकते हैं, है ना। जब जाती है बारात किसी की सज धज कर, वो वाला भी याद कर सकते हैं, है ना। कई सारे हैं भैया, हंसी आना चाहिए, मजा आना चाहिए, है ना। वीर रस का उदाहरण भाई कोई भी आप लिख सकते हैं जिसमें एक तरीके से मोटिवेशन मिल रहा हो, है ना। भाई खून कहो किस्मत का, जिसमें वो बाल का नाम नहीं, वो वाला भी लिख लीजिएगा। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये वाला भी चल जाएगा, है ना। ये एक तरीके से ओज गुण भी आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, वीर रस भी हो जाएगा, है ना। देखिए, अगला है आपका रौद्र रस का उदाहरण। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन के रूप से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े, बिल्कुल से याद कर लो इसे। नेक्स्ट हमारा भैया भयानक रस का उदाहरण। और देखिए, अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना भैया, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी लाइक नहीं किए हैं ना। आप लोग कमेंट में उन्हें जरा बता दिया करो कि भैया लाइक करना होता है, थोड़ा यार, थोड़ा सपोर्ट तो करना होता है यार, है ना, कर दिया करो, है ना। एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, बिकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए, है ना, बिल्कुल से इसे याद करो। अगला है आपका अद्भुत रस। बिनु पग चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करें बिजनाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्तावड़ जोगी, है ना। अद्भुत रस क्या है, मतलब एक आश्चर्यजनक चीज आपको, बिनु पग चले मतलब बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है ना। अरे वाह यार, ऐसा क्या है। नेक्स्ट है आपका वात्सल्य रस। देखिए, वात्सल्य रस की आप परिभाषा ऐसी बना सकते हैं जैसे मैंने ऊपर बताई है, लेकिन आप इसकी इस तरीके से विशेष परिभाषा लिखें जैसे कि यहाँ पे दी गई है। वात्सल्य में विशेष होता क्या है, इसमें बच्चों की आनंदमय क्रीड़ाओं का वर्णन होता है ना। तो आप इसी रूप में उससे लिखें तो बेटर रहेगा, ज़्यादा, है ना, सही रहेगी, है ना। जब जहाँ बच्चों की आनंदमय क्रीड़ाओं का, है ना, बच्चों की क्रीड़ाओं का वर्णन होता है, बातों का वर्णन होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। जसोदा हरि पालन झूला में, है ना, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, है ना, ये है इसी का उदाहरण है, बिल्कुल से याद कर लीजिएगा। इसके बाद भैया छंद आ जाता है आपके में। छंद जो है उसको हम पहले देखेंगे। ये आपका 2 नंबर में बना हुआ क्वेश्चन है, 2023 में बिल्कुल से आ जाता है ना। देख सकते हैं यहाँ पे मात्रिक में वर्णिक छंद में अंतर। इसमें इस छंद में मात्रा की गणना होती है, इसमें वर्णों की, मैंने अभी बताया था, है ना। उदाहरण क्या है, दोहा और चौपाई जो है मात्रिक छंद है, और सवैया और कवित्व जो है वर्णिक छंद है, बिल्कुल से याद रख लो। नेक्स्ट हमारा भैया चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। देखिए यहाँ पे देखिए 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक छंद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, बिल्कुल से कर लो इसे, है ना। और ये रहेगा आपका रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, आपके 2 नंबर कंप्लीट करवाएगी परिभाषा सहित उदाहरण, है ना, याद कर लो। ये क्या है, मात्रिक समछंद है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं, इतनी परिभाषा लिख देना, और इसके बाद आपको क्या लिख देना है, सीधा उदाहरण लिख देना, 2 नंबर आपके खाते में। नेक्स्ट है आपका दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, है ना। देखिए दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में, देखिए पहला चरण ये है और तीसरा चरण ये है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, है ना। ये क्या है, पहला चरण है, ये क्या है, दूसरा चरण है, ये क्या है, तीसरा चरण है, और ये है चौथा चरण, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले और तीसरे चरण, पहला और तीसरे चरण में क्या है, 13 मात्रा, इसमें 13 इसमें 13, है ना। और क्या होगा दूसरे और चौथे चरण में, मतलब दूसरे में और चौथे चरण में क्या होंगे, 11 मात्राएं, टोटल कितनी 24 मात्राएं हो जाती हैं दोहा छंद में, बिल्कुल से याद रखना। और इसके पहले तीसरे चरण में होती हैं 13 और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं, है ना। दोहा छंद हमारा हो जाता है। नेक्स्ट है भैया उदाहरण कोई भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए हनुमान चालीसा का ही उदाहरण है, लिख सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए, अंतर आता है। और देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि मुहावरे और लोकोक्ति का आपको वाक्य प्रयोग करना होता है। आपको दे दिया जाता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए, इस तरीके से
पेपर में क्वेश्चन आता है ना। इसको आपको कैसे लिखना है, जैसे दे दिया उन्होंने नहाना लेना, तो इसका सबसे पहले आप अर्थ लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे तो आपका 1 नंबर खाते में रहेगा, है ना। 2 आते हैं कोई, है ना, तो 2 नंबर चाहिए पूरे, तो बिल्कुल इस तरीके से आंसर लिखना होगा, है ना। देखिए नहाना लेना का अर्थ होता है, बहुत ध्यान से देखना, गुरुजी ने छात्रों के चेहरे का नहाना लिया, है ना। हाथ साफ करना, चोरी करना भैया, एकदम चकारी करना, है ना। इसका वाक्य प्रयोग रहेगा, चोर ने दुकान से गहनों पर हाथ साफ कर दिया, भाई हाथ साफ कर दिया, है ना। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा, माता पिता बुढ़ापे में अपने बच्चों को अंधे की लाठी मानते हैं, है ना। अगला रहेगा आपका आंख का तारा, बहुत प्यारा, वह अपने दादा दादी की आंख का तारा, है ना। तुम भी हो भैया आंख के तारे, है ना। बिल्कुल जानकारी टीच चैनल के आंख के तारे हो तुम लोग, है ना। तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो हमसे, है ना। आप लोग जुड़े रहोगे तो आपकी परीक्षा एकदम बेहतरीन जाएगी। देखिए छक्के छुड़ाना, पराजित करना, है ना। इंडिया ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, है ना, यही आपको लिखना है। खिलाड़ी ने अपने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए, आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है भारत पाकिस्तान के मैच में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, है ना। नेक्स्ट है आपका लोकोक्ति किसे कहते हैं, समझाइए। आपके सामने आंसर दिया गया है। देखिए भाई ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं है कि लोकोक्ति को समझाइए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए परिभाषा, इसलिए मैंने दे दी। लेकिन लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर भैया हर साल आता है, 2 नंबर आपको दे देता है, हर साल क्वेश्चन ही आता है, बिल्कुल से इसे याद कर लो। ये आपके सामने रहेगा मुहावरे और लोकोक्ति। देखिए आपके सामने इतने सारे अंतर है, 2 अंतर को याद कर लो, 3 कर लेना याद, कंप्लीट, है ना। मुहावरा क्या है, वाक्यांश, लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है, बिल्कुल से कंप्लीट कर लो, है ना। और देखिए इसके बाद है वाक्य परिवर्तन भैया। वाक्य परिवर्तन किस तरीके से, जो आपका 2 नंबर में आता है बोर्ड में, है ना। देखिए निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार आपको निर्देश दे दिया जाता है, उसके आपको परिवर्तित करना होता है। दिया है वाक्य, मैं कल भोपाल जाऊंगी, इसे प्रश्नवाचक में आपको चेंज करना है। तो देखिए ये आपको उत्तर लिखा है सामने, है ना, ये उत्तर लिखा है, देखिए, है ना। तो परिवर्तित वाक्य रहेगा, क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी, है ना, ऐसा वो पूछ रही है ना। मैं कल भोपाल जाऊंगी, इसका प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है ना, प्रश्नवाचक आपको इसका वाक्य बनाना है। तो क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी, है ना, इस तरीके से, है ना। यह आपका विद्यालय है, इसको निषेधात्मक नेगेटिव बनाना है भाई। तो यह आपका विद्यालय नहीं है, सीधी बात है ना, नहीं है। राम घर जाता है, आज्ञावाचक, भाई राम घर जाओ, है ना, राम घर जाओ, ये आपका आज्ञावाचक, मतलब आप यहाँ पे आज्ञा दे रहे हो एक तरीके से, है ना। तो ये आपके हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके क्या आते हैं, वाक्य परिवर्तन जो है आते हैं, तो इनको कंप्लीट कर लेना है, आपके 2 नंबर का आना ही आना है। इसके बाद है आपका लास्ट, है ना, व्याकरण के अकॉर्डिंग निबंध, है ना। निबंध से ये परिभाषा बनती है जो कि आपके 2 नंबर में आती है ना। 2 नंबर में निबंध की परिभाषा कंप्लीट कर लेना। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता और सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया है, उसे क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं, है ना। आचार्य निबंध ने कहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा इटैलिक करके लिखा है भैया, है ना। देखिए यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है ना। तो बिल्कुल से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में बना हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे हाईलाइट करके रखा है, बिल्कुल से इसे कर लेना, है ना। और देखिए एक क्वेश्चन इससे बन जाता है, निबंध की 4 विशेषताएं लिखिए, है ना। निबंध की विशेषता लिखिए, मतलब कोई भी 2 विशेषताएं, 3 विशेषताएं, है ना। निबंध की अंग याद रखना, निबंध के कितने 4 अंग होते हैं, याद रखिएगा, है ना। संख्या याद करनी है बस आपको, निबंध के 4 अंग होती हैं। इसके बाद है निबंध की विशेषताएं, तो आपके सामने निबंध की विशेषताएं दी गई है ना। कसावट होनी चाहिए, प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए, ब्राह्मचन्यों का समुचित प्रयोग होना चाहिए, विचार बिखरे ना हो, है ना। निबंध में विचार और भाषा दोनों में ही कसावट का गुण होना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी व्याकरण पूरी कंप्लीट होती है भैया, है ना। तो ये सारे कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। और अगर आपने पिछले काव्य खंड के और गद्य खंड के आपके जो पाठगत प्रश्नोत्तर वगैरह हैं सारे, है ना, वो नहीं देखें, कवि परिचय कौन से करना है, लेखक परिचय कौन से करना है, आपकी व्याख्या कौन सी करके जाएं, वो सारे वीडियोस देखने के लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।